शिवो महादेवा शंभो शंभो। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे। और यह ईवीएस का क्लास आपका जो चल रहा है क्वेश्चन के माध्यम से हम कंप्लीट करा रहे हैं चीज़ें। 10-15 क्लास इसमें आएंगे। अगर 10-15 को आपको देख कर चले जाते हैं आप, तो 30 के 30 के नंबर आपके इसी 15-16 क्लास में से मिलने वाले हैं, जिस तरह से हम करा रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से। आज का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले अगर आपको एक एक क्लास बेसिक से देखने हैं तो प्लेलिस्ट में आना, यूपी टेट के सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। जरूर से आना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कोई भी नोटिफिकेशन जाता है तो सबसे पहले मिलेगा आपको। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर, जो हिंदी के माध्यम से जो चीज़ें मैं मतलब पीडीएफ के माध्यम से कराता हूँ उसको मैं वहाँ पे डाल देता हूँ पीडीएफ। ठीक है ना। चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पिछली बार भी मतलब कई हो सकता है कि कई हो सकता है कि आपके शिफ्ट में ना तो दूसरे, मतलब कि आप अगर 2018 में पास आउट हैं तो हो सकता है 2017 वाले में पूछा हो। तो इस प्रकार से किसी न किसी यूपी टेट के सेशन में पूछा हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, हमको देखना है। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं 1851 में मालगाड़ी हमारे रुड़की में चला था। रुड़की कहाँ भैया? उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में पड़ता है रुड़की। तो रुड़की में सबसे पहले, अगर मैं केवल भारत की बात करूं, भारत में मालगाड़ी सबसे पहले कहाँ चला था? मालगाड़ी सबसे पहले कहाँ चला था? सबसे पहले आप बता देंगे यूके यानी उत्तराखंड में चला था। रुड़की शहर में चला हुआ था। कब चला था? तो बता देंगे आप 1851 में चला था। ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है यात्री रेलगाड़ी भारत में कब चला था और कहाँ चला था, ये चीज़ें पूछती हैं, तो बता देना 1653 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भैया। इस समय था जो आपके किसका शासन था भारत में, किसका, कौन से गवर्नर जनरल थे? बताने का लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। कौन था? डलहौजी। एक मिनट। हाँ, डलहौजी आपका क्या था? इस समय गवर्नर जनरल था भाई। तो बता देंगे 1853 में चला था। कितने किलोमीटर चला था, कहाँ पे चला था मेरे भाई? तो बताएंगे यह हमारे कॉलेज के महाराष्ट्र में चलाया गया था। महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई से ठाणे चला था। या कितने किलोमीटर चला था? मात्र 33 किलोमीटर चला था। कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से लेकर ठाणे तक चला था, जो कि महाराष्ट्र में ही है दोनों के दोनों शहर। तो कितना किलोमीटर चला था? मात्र 33 किलोमीटर चलाया गया था। और यह कब चला था? बताएंगे 1853 में चला था। डलहौजी के समय चला था मेरे भाई। यह अगर कहें तो कौन सी गाड़ी है, तो बता देंगे यात्री गाड़ी थी। मालगाड़ी का हमने प्रोसेस ऊपर बताया। यात्री रेलगाड़ी थी। किसके समय चला था? लॉर्ड डलहौजी के समय चला हुआ था। अगर हम बात करते हैं, अभी डलहौजी हो गया, जो आपके मतलब गवर्नर जनरल हो गए, इन सब का मैं एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊँगा। इससे पहले भी मैंने करा रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं ईपीएस वाले क्लास में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। आगे बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश में कब यह रेलगाड़ी चली थी। सबसे पहले कहा जाता है उत्तर प्रदेश में जो चला था, प्रयागराज से कानपुर चलाया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से कानपुर चला था। कब चला था? तो 1859 में चला हुआ था। 1859 में उत्तर प्रदेश में जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, कब चलाई गई थी? 1859 में चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? तो प्रयागराज से कानपुर चलाया गया था। प्रयागराज से कानपुर चलाया था। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मेरे भाई, आपको याद रखना है। 1851 में पूरे भारत में सबसे पहले मालगाड़ी चली थी। कहाँ चला था? उत्तराखंड में चला था, रुड़की शहर में चला था। अगर बात करें 1853 में डलहौजी के समय चला हुआ था। भैया यह जो मालगाड़ी थी 1851 वाला ना, ये किसके समय चला था? अगर आपसे यह पूछ ले तो बता देंगे जो मालगाड़ी था यह हमारा करजन के समय चला था। किसके समय चला था भाई? नहीं, करजन के समय नहीं भाई, करजन तो बहुत बाद में आता है ना, वो चीज़ें ध्यान में रखना थोड़ा सा। तो करजन के समय नहीं चला। 1851 में किसका शासन था? मैं जब कराने लगूंगा यह सब ना, पूरा का पूरा जितने भी गवर्नर जनरल आए, वायसराय आए, भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, तो उसमें कराएंगे चीज़ें। आप बने रहना, बस सारी वीडियो को देखते रहना। यह 1853 में मुंबई से ठाणे तक आपकी यात्री रेलगाड़ी थी, जो कि 33 किलोमीटर चलाई गई थी मात्र। अगर पूछा जाए हमारे उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे भारत में कह लें कि जो रेलवे का विस्तार हुआ सर्वाधिक किसके समय हुआ, तो बताएंगे लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कर्जन के समय ही आपको बंगाल विभाजन देखने को मिलता है 1905 वाला। ये चीज़ें याद रखना है। मैं डिटेल में सब कुछ पढ़ाऊंगा, एक बार फिर से पढ़ाऊंगा आपके ईवीएस। तो इसमें बताइए कौन सा गलत है, यह पूछा है, सॉरी कौन सा सत्य है। तो ये सारे के सारे सत्य हैं। इसको आप छापना चाहें तो छापिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज आपको काफ़ी ज़्यादा फैक्ट मिलने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए बताइए भाई, कौन सी जनजातियां जो हैं कि अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको सारे के सारे जनजातियां, मतलब कि इंपॉर्टेंट जनजातियों के बारे में बताऊंगा। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊँगा, अभी नहीं, सारी चीज़ें सेपरेट लेकर आऊँगा। लेकिन अभी कम से कम 15 क्लास हम ऐसे लाने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर जो बच्चा इसको देख के चला जाता है तो अभी 30 में से ना सही तो
25+ नंबर लेकर आएगा EVS में, ये हमारी गारंटी है। सब चीज़ में कराऊंगा, पॉलिटी वगैरह, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ आया करेंगे, ठीक है ना। तो अब बताइए इसमें कौन सी जनजातियां जो हैं, कौन से कथन सत्य हैं, पहले बताना है आपको, मतलब कि कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अभी इस वीडियो में आप देखेंगे सारे के सारे झील, आपको भारत के जितने झील है सब रिवाइज करा देंगे, भारत में जितने जलप्रपात है सब रिवाइज करा देंगे, बस अब बने रहना, ठीक है ना। बताइए भाई, निम्न में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती है ना। तो बताइए भैया, सैम्पेन हो गया, सेंटलिस हो गया, जारवे हो गया, ये अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती है जनजाति। तो फिर कहाँ पाई जाती है, एक मिनट, नहीं पाई जाती है बोला गया ना, मतलब ये पाई जाती है। सैम्पेन हो गया, सेंटलिस हो गया, जारवे हो गया, अंडमान निकोबार में तो पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है। लेकिन थारू जो है ना भाई, ये हमारा अंडमान निकोबार में नहीं पाया जाता। तो भाई थारू पाया कहाँ जाता है, तो थारू उतरा, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं ट्रिक, थारू उतरा। थारू क्या हुआ, उत्तरा, थारू उत्तरा मतलब कि उत्तराखंड। थारू कहाँ पे पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। अच्छा, अंडमान निकोबार की सारी जनजातियों को कैसे याद रखेंगे, अंडमान निकोबार, सैम्पेन निकालो, आज निकालो, सैम्पेन निकालो, सैम्पेन निकालो, सैम्पेन निकालो, निकालो, आज निकालो, आज निकालो, सैम्पेन निकालो, आज निकालो, सैम्पेन निकालो, आज निकालो, सैम्पेन निकालो, आज निकालो का मतलब यह हुआ, सैम्पेन से सैम्पेन जनजाति हो गया, निकालो से निकोबार हो गया, आज से ओ से ओरा जनजाति हो गया, और ज से जैरव जनजाति हो गया, ओरंग, ओरांग जनजाति इसे बोलते हैं, ओरांग जनजाति, ओरांग हो गया, और जैसे जैरव जनजाति हो गया, और सेंटलिस हो गया। यहाँ पर सैम्पेन हो गया, उसके बाद सैम्पेन निकालो, आज निकालो, अब से आप याद कर सकते हैं, सेंटलिस भी होता है और सैम्पेन भी होता है। तो इस प्रकार से सैम्पेन हो गया, सेंटलिस हो गया, जारवे हो गया, ओरांग हो गया, ये सब कहाँ की जनजातियाँ हैं, हमारे अंडमान निकोबार की जनजातियाँ। और बहुत सारी जनजातियाँ जैसे कि टोडा, टोडिया, तमिलनाडु, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, टोडा, टोडा, टोडा जनजाति जो है कि तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल 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 मध्य में है, बिल्कुल मध्य में है। ये ट्रिक है तो बता देंगे, भील जनजाति जो कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, जैसे कि झारखंड की बहुत सारी जनजातियाँ हैं, तो बहुत बार पूछा जाता है, उसके लिए मैं एक ट्रिक का सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं बात कर लेता हूँ गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ जो जनजाति हैं, या हिल के नेम, हिल्स के नेम है, जो कि मेघालय में पाया जाता है, और गारो खासी जनजातियाँ इसी हिल्स पे पाई जाती हैं, इस वजह से गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में पाई जाती हैं, आप ऐसे बोल दोगे। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो बता देंगे झारखंड में पाई जाती है ना। बिहार जनजाति एक है, बिहार मतलब एक तरह बिहार जनजाति बिहार, और संथाल जनजाति जो है ना, बिहार और झारखंड क्योंकि सेपरेट थे पहले, मतलब सेपरेट हो गए, अब पहले एक ही थे, तो दोनों हमको राज्यों में देखने को मिल जाता है, दोनों में से कोई एक रहेगा तो हम उसको लगा देंगे, बिहार हो चाहे आपका झारखंड हो। तो संथाल जनजाति लिख लीजिए, कहाँ पाया जाता है, संथाल बहुत बार पूछा जाता है। संथाल हो गया है ना, संथाल हो गया, मुइया धुइयाँ हो गया, मुइया जनजाति, मुइया जनजाति हो गया, धुइयाँ जनजाति हो गया, धुइयाँ, मुइया हो गया, धुइयाँ हो गया। तो ये सारी की सारी जनजातियाँ जो भैया झारखंड में ही पाई जाती हैं, झारखंड में ही पाई जाती हैं, है ना, झारखंड में ही पाई जाती हैं, याद रख लेना, जो आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है भाई, है ना। इस प्रकार से आप इसको रट लेंगे। अब हम आ जाते हैं भारत में, मतलब कि झील जो कितने लायक हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। चलते हैं फटाफट, उसको हम लोग देखते हैं। भारत में कितने प्रकार की झीलें, मतलब कौन कौन से राज्य में कौन सी झीलें पाई जाती हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है भाई। भाई गाजर खाना है तो आ जाओ, देखते हुए चलना है। हाँ, कुछ ट्रिक भी बताएंगे, और ट्रिक के साथ साथ सारी चीज़ें भी हम मेंशन करवाते चलेंगे, ठीक भाई। जैसे डल झील हो गया, बुलर झील हो गया। बुलर झील जो है मेरे भाई, ये सबसे बड़ा झील है, मीठे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो आप बताएंगे बुलर झील है। बुलर के बाद वेरीनाग हो गया, वेरीनाग हो गया, जैसे नाग जिसके लास्ट में आ जाए, मैक्सिमम 98% के केस में नाग जिस झील के लास्ट में आ जाएगा तो आप तुरंत लगाएंगे जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि डल झील हो गया, बुलर झील हो गया, वेरीनाग हो गया, मानस बल झील हो गया, वेरीनाग हो गया, मानस बल झील हो गया, मानस बल झील हो गया। मानस बल के बाद आपका आ जाता है जैसे कि शेषनाग झील हो गया, और अनंतनाग झील हो गया, है ना, एक तरह से नागिन झील हो गया, तो नागिन हो गया, नागिन हो गया, अनंतनाग हो गया, अनंतनाग झील हो गया, अनंतनाग झील हो गया, एक बैरीनाग झील हो गया, बैरीनाग तो हमने लिख दिया। अनंतनाग के बाद एक हमने और बोला था जो आपका शेषनाग झील। तो ये सारे के सारे जो झील हैं आपके कहाँ देखने को मिल जाएंगे, शेषनाग झील हो गया, ये सारे के सारे झील जो हैं आपको ना जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल जाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए, 1 सेकंड का आपके पास समय है। इसके बाद हम चलते हैं उत्तराखंड के कितने झील हैं,
अब एक ट्रिक हमने आपको यहाँ दे दिया कि नाग जिसके सामने लग जाएंगे आप जम्मू कश्मीर समझ जाइएगा। इसी प्रकार से ताल, लास्ट में ताल, जैसे सात ताल हो गया, नैनीताल हो गया, राकस ताल हो गया, माला ताल हो गया, है ना, तो इस देवताल हो गया। तो इस प्रकार की जो ताल लगा हुआ, जैसे नौकुचुआ ताल हो गया, है ना, अरुण ताल हो गया, है ना, तो इस प्रकार के जहाँ पे आपको ताल लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कहाँ का यह झील है भाई, उत्तराखंड का झील है। उत्तराखंड में ताल लगा हुआ झील आपको मिलेगा। ठीक है, तो इससे आप ऐसे ही समझ गए, ताल लगा हुआ हम लिख देते हैं। देखिए क्या क्या बोला गया भैया, नैनीताल सात ताल, सात ताल झील, सात ताल झील, नैनीताल झील, नैनीताल झील। भाई लिखते रहना तभी याद होगा, लिखने से बहुत सारी चीज़ें याद होती है, सुनने से ज़्यादा, सुनना तो सही है लेकिन सुनने की अपेक्षा 90% ज़्यादा आपको लिखने से याद होता है, तो चीज़ें रिवाइज होती रहती है ना। तो सात ताल हो गया, नैनीताल हो गया, राकस ताल आ गया, माला ताल हो गया, राकस ताल हो गया मेरे भाई, राकस ताल हो गया, राकस ताल हो गया, माला ताल हो गया, माला ताल हो गया। माला ताल के सिवा अगर मैं कह दूं और कौन सा है तो बता देंगे आप, देवताल हो गया, देवताल के बाद आपका आ जाए नौकुछिया ताल हो गया, देवताल हो गया, देवताल हो गया, नौकुछुआ ताल हो गया, कुछुआ, नौकुछुआ है नौकुछिया है भैया देख लेना, नौकुछुआ ताल नौ से शुरू होगा, नौकुछुआ ताल हो गया। तो ये सारे के सारे झील आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई, आपको नोट कर लेना है। अब हम आ जाते हैं आपको राजस्थान की झील कुछ बताते हैं, जो कि आपको पता है जो आपके सबसे बड़े खारे पानी की झील है, लैगून नहीं, केवल ऐसे बोल दे सबसे बड़े खारे पानी की झील बता दो भारत का, है ना, तो बताएंगे आप आपका कौन सा सागर भैया, कौन सागर करके नाम है उसका, सांभर झील है, सागर नहीं सांभर झील है, सांभर झील है जो कि राजस्थान में पाया जाता है, याद रखना, जो कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। अगर मैं कह देता हूँ भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील बता दो तो आप बुलर बताएंगे, ये चीज़ याद रखना। अब आ जाइए राजस्थान की झील को हम याद करते हैं। राजस्थान की झील में क्या क्या है चीज़ें बहुत बार पूछ ली जाती हैं भैया, आज आपको बहुत सारे फैक्ट मिलने वाले हैं, आप नोट करते चलना। सांभर झील हो गया जो कि सबसे बड़ा झील है खारे पानी की, सांभर झील भाई सांभर झील हो गया, सांभर झील के बाद आपका पिछौला झील हो गया, राजसमंद झील हो गया, लिखते चलिए, राजसमंद झील हो गया, राजसमंद झील हो गया, राजसमंद हो गया, पिछौला झील हो गया, पिछौला झील हो गया, राजसमंद झील हो गया, सांभर झील हो गया और पिछौला झील हो गया। इसके सिवा भी बहुत सारे झील है, जैसे मैं बात करूँ आपका लून करनसर झील हो गया, लिख लीजिए लून करनसर हो गया, और वहाँ के जो राज्य है जयसमंद करके है, उसी के नाम से पड़ गया है, जयसमंद झील हो गया, फतेहा सागर झील हो गया, लिखते चलिएगा, डिडवाना झील हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडवाना, डिडवाना लिख लीजिए भाई, डिडवाना झील, डिडवाना झील हो गया। तो ये सारे के सारे जो आपके हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, राजस्थान में देखने को मिलेंगे। एकमात्र झील है जो कि आपको मतलब डांसिंग झील जिसे कह दो, या फिर वहाँ पे कह लो डांसिंग करती हुई हिरन पाए जाते हैं, कौन सा झील है, लोकटक झील, याद रखना बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, लोकटक झील। झूलता हुआ झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बता देंगे नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय, लोकटक, लोकटक झील नॉर्थ ईस्ट के राज्य एक मेघालय में यह झील देखने को मिलता है। यह क्या करता है, यह हिलता रहता है, झूलती हुई झील इसे कहते हैं। इसमें एक फुमडी पाया जाता है, इस प्रकार से फुमडी बनी हुई थे, तो बहुत सारे फुमडी होते हैं, इस तालाब नुमा ये झील होता है। तो इसमें क्या करता है, एक हिरन होता है जिसे कहा जाता है डांसिंग हिरन, तो डांसिंग हिरन इसी लोकटक झील में पाया जाता है। तो डांसिंग हिरन क्या करता है, इस फुमडी से जब इस फुमडी पे कूदता है तो यह ऐसे ऐसे घूमने लगता है, फुमडी नाचने लगती है, तो इसे कहा जाता है डांसिंग हिरन। तो इतनी बातें नोट करते हैं, हम आ जाते हैं अगला, आपको याद कराएंगे झील के बाद जलप्रपात, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। और भी झील बहुत सारे हैं, अब नोट करते चलिए सारी चीज़ों को। तो मेघालय का झील लोकटक झील बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बच्चों को, सारे बच्चों को याद होगा। अब याद रखेंगे पुलिकट झील, पुलिकट का मतलब पुल कट गया, पुल कट गया तो दो राज्य में भाई, तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दोनों राज्य सटे हुए हैं, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दोनों के बॉर्डर पर एक झील पाया जाए जिसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पाया जाता है, अगर आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहे तो लगा देंगे, या फिर दोनों रहेगा तो बोथ का ऑप्शन दिया होगा। तो याद रखना तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे मिलता है, मतलब दोनों राज्यों में फैला हुआ है। याद रखेंगे पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील जो कहाँ मिलता है हमें, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। अच्छा, एक आंध्र प्रदेश में सेपरेट झील है जिसका नाम याद रखें, दो झीलें हैं, हुसैन सागर और कोलेरू झील, ये केवल आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। हुसैन सागर, हुसैन सागर झील, हुसैन सागर, हुसैन सागर और एक कोलेरू झील, कोलेरू, कोलेरू झील, यह दोनों के दोनों ऐसे झील हैं जो कि आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर, कोलेरू और पुलिकट जो है दोनों राज्यों में, तमिलनाडु में भी और आंध्र प्रदेश में भी, याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, एक चिल्का झील है मेरे भाई, चिल्का झील है, चिल्का बहुत बार आपसे पूछने को पूछने को मिल जाएगा।
चिल्का झील जो है कि यह लैगून झील है। अच्छा, लैगून होता क्या है? लैगून का मतलब हो गया, अगर भारत है हमारा, या भारत है मेरे भाई, हम पढ़ा रखे हैं पूरा डिटेल में, आप पढ़ेंगे तो भारत का जो ये वाला पोर्शन है मेरे भाई ना, यहाँ पर क्या इस प्रकार से अगर भारत है तो यहाँ पर पानी एंट्री हो गया। जब पानी का इस प्रकार से अगर हो भारत ऐसे, तो यहाँ पे पानी घुस गया। जब यहाँ पे पानी चला गया तो ये जो वाटर बॉडी यहाँ पे बनी हुई है, तो ये वाटर बॉडी जो केवल एक तरफ से समुद्र से लगा हुआ हो और तीन तरफ से अगर वह जमीन से यानी कि भूमि से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं लैगून झील। तो लैगून का मतलब समझ गए होंगे, जो कि तीन तरफ से, ऐसा झील जो कि तीन तरफ से भूमि से घिरा हो और एक तरफ से बड़े से किसी वाटर बॉडी से, उस प्रकार के झील को क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। चिल्का भी इसी में से एक झील है जिसका नाम है लैगून झील। तो ये झील कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है भैया। उड़ीसा में आपको मिल जाएगा ये झील। और ये जो सबसे बड़े भारत की खारे पानी की झील है, यह भी होता है। तो मतलब उड़ीसा में बहुत सारे, एक प्रकार से कह लीजिए कि आपके राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे, जैसे भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है कि ओरली विले टर्टल एक है, जो वहाँ पे अंडे देने के लिए आती है अपना, तो हर साल आती है, अपना अंडे देकर चली जाती है ना, इस प्रकार से। तो वहाँ पे भितरकनिका झील भी भितरकनिका नाम से भी झील है, तो वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भितरकनिका के नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी फेमस है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब हम जब राष्ट्रीय उद्यान पे आएंगे तो उसको भी हम आज ही खत्म कर देंगे, लगभग जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है करीब करीब 40-50, उसको हम आज ही निपटा देंगे। लोनार झील, लोनार झील भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा था जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लोनार झील रेड हो गया। तो कहा जाता है भैया यह जो हमारा झील है, इसमें एल्गी ऐसे कुछ देखने को मिले थे, रेड एल्गी का रेड हो गया था। ये लोनार झील कैसा झील है भाई? तो बता देंगे, यह हमारा उल्का पिंडों से गिरने से बना हुआ है ना। तो याद रखेंगे, यह एक प्रकार का झील है जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है। याद रखेंगे, महाराष्ट्र का झील है। अच्छा, बेम्बानाड झील कहाँ का है? बेम्बानाड झील तो बता देंगे, बेम्बानाड झील जो है ये भी एक प्रकार का लैगून झील है। पेरियार झील हो गया, बेम्बानाड झील हो गया, तो पेरियार हो गया, बेम्बानाड हो गया, अष्टमुडी हो गया, तीनों के तीनों केरल में देखने को मिल जाते हैं। तो बता देंगे, बेम्बानाड हो गया, अष्टमुडी हो गया, पेरियार हो गया, पेरियार झील हो गया। ये तीनों के तीनों जो झील है मेरे भाई ने कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं? केरल में देखने को हमें मिल जाते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं किस पर भैया? आपके जलप्रपात पे। जलप्रपात के बारे में अब हम लोग देखते हैं, पूरा का पूरा डिटेल में हर एक जलप्रपात को याद कर लेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भाई ये सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगामी अगर सुपर टेट भी एग्जाम आप देते हैं ना, तो एक बार जरूर इस वीडियो को पूरे देख कर ही जाना है आपको, ठीक है ना। जोगिया गरसप्पा जलप्रपात, सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत का जलप्रपात जिसका नाम है जोगिया गरसप्पा जलप्रपात। जोगिया गरसप्पा जलप्रपात। जोगिया गरसप्पा जलप्रपात कहाँ पे पाया जाता है? मतलब आपसे बस यह याद रखना है, किस राज्य में नहीं, आपको यह पूछा जाएगा किस नदी पर पाया जाता है। तो शरावती नदी पर पाया जाता है। शरावती नदी कहाँ स्थित है? याद रखना, कर्नाटक में स्थित है शरावती नदी, यही पाया जाता है। यह इसकी जो ऊंचाई है भाई 255 मीटर हाइट पर है। इस वजह से इसको बोला जाता है सबसे हाइट पर स्थित जलप्रपात, जो कि भारत में स्थित है, 255 मीटर पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात का नाम है गरसप्पा जलप्रपात, जो कि कहाँ स्थित है? तो बता दें कर्नाटक में स्थित है, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। इसके बाद आ जाता है एन्ना जलप्रपात। एन्ना जलप्रपात जो कि कहाँ पर स्थित है, मतलब किस नदी पर स्थित है? तो बता देंगे यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्र भी कर्नाटक में ही पाया जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कर्नाटक में ही पाया जाता है मेरे भाई। यह किस नदी पर स्थित है पूछ लिया जाता है आपसे, तो बता देंगे यह हमारा कावेरी नदी पर स्थित है। इसको कैसे याद रखेंगे? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे? आपको याद करने का ट्रिक हम बताते हैं, जो कि आपको याद करना ही करना है मेरे भाई। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शिव समुद्रम पर स्थित है, कर्नाटक में है शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी पर स्थित है। देखिए, वैरी समुद्र क्या करता है भाई? वैरी करता है। अगर आप शिव को पूज्य करते हैं तो शिव आपको कभी आपके साथ छल करेंगे नहीं। जिसको आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। तो ये चीज़ मतलब शिव को आप मान लो साक्षात, तो आपकी कोई चीज़ जो होगा ना भैया वैरी नहीं करेगा। इस प्रकार समझ लेना, आपको वैरी नहीं करेगा। आप जिसके साथ टिके रहोगे उसके साथ टिके रहोगे, जो चाहोगे वो सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। यानी कि समुद्र जैसे जिस प्रकार से लहर करता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका किनारा मिल ही जाता है। इस प्रकार से आप याद करना, वैरी नहीं करेगा समुद्रम, ठीक है ना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। कोई ना कोई अपने मन से ट्रिक बना सकते हैं भाई, अपने मन से बनाया हुआ ट्रिक जल्दी नहीं बोलता है। इसके बाद आ जाएंगे गोकक झील। गोकक नदी पर स्थित है। कहाँ पर है गोकक झील? गोकक जलप्रपात जो है गोकक नदी पर ही स्थित है। गोकक लिख लीजिएगा, गोकक जो पूछा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर ही स्थित है। महाराष्ट्र का एक झील है ना। महाराष्ट्र का एक नदी है गोकक, जो छोटा स्थानीय झील है, स्थानीय नदी है। तो गोकक नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। अच्छा, चुलिया जलप्रपात बहुत बार पूछा गया है। चू से चुलिया, च से चंबल, है ना। चू से चुलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? चंबल, च से चंबल नदी पर स्थित है। यह बात आप याद रख लेंगे, बहुत बार आपसे
पूछा गया है बहुत अनेकों झील में। अच्छा बताइएगा, पायकारा झील, पायकारा जलप्रपात, पायकारा जब जलप्रपात है मेरे भाई, नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, सॉरी नीलगिरी कलिए क्षेत्र वाले में स्थित है। तो पायकारा जलप्रपात, पायकारा पायकारा जलप्रपात ये कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी क्षेत्र में, नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको पता है 3 राज्यों को जोड़ती हैं। नीलगिरी एक गांठ है ना, जो कि 3 पहाड़ियों को, इसी के सबसे ऊंची जो पहाड़ी है जिसका नाम है डोडा बेटा, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो नीलगिरी जो है 3 राज्यों को कनेक्ट करती है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में स्थित है, तीनों राज्यों को कनेक्ट करती है। तो याद रखना, इसमें बहुत सारे आपको पासेस है, दर्रे हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। उसके लिए मैंने कल वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें बता देंगे। या फिर आपको ज्योग्राफी देखना है मेरे भाई तो आ जाना, प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी का एक वीडियो मिलेगा। बता रहा हूँ बहुत ही शानदार है, अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लिए ना, 35-36 वीडियो हैं। तो सच बता रहा हूँ, आपका सुपर टेट तो ऐसे निकलने वाले हैं, अगर एक भी क्वेश्चन आया तो आप उड़ा दोगे। और ये सब सारी वीडियो आप देखते रहो। तो पायकारा जो झील है भाई, पायकारा जो जलप्रपात है वो नीलगिरी वाले क्षेत्र में स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा बताइए, पुनाया, एक पुनासा जलप्रपात है, पुनासा जलप्रपात या फिर पुनाया जलप्रपात करके बोला जाता है, वो कहाँ पे स्थित है? ये भी चंबल नदी पर ही स्थित है। पुनासा, पुनासा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है भैया? चंबल नदी पर ही स्थित है। अच्छा, और कौन सी जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और हुडरू जलप्रपात, हुडरू जलप्रपात तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। हुडरू जलप्रपात, हुडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से गुजरती है, किस राज्य से गुजरती है? स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी आप अभी सर्च करो, अभी सर्च करके लिखो, थोड़ा भी आलस्य नहीं होना चाहिए, अभी तुरंत वीडियो को स्टॉप करो और सर्च करके इस चीज़ को लिखो कि हुडरू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य में बहती है? इसके बाद हम आ जाते हैं मेरे भाई, हमने क्या बताया अभी? धुआंधार जलप्रपात। जो धुआंधार जलप्रपात है भाई, धुआंधार जलप्रपात है, नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है भाई, नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है, इसे हम कहते हैं दूध सागर के नाम से जानते हैं। तो नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, दूध सागर के नाम से भी जाना जाता है। और धुआंधार जलप्रपात है भाई, इसका पानी जब गिरता है भैया तो मक्खन लगता है, मक्खन मतलब बिल्कुल चमकता, वो बिल्कुल लगता है चांदी सोना है, बिल्कुल खनखन खनखन पानी आती है, बहुत ऊंचाई से आता है। तो याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं ना, अपना छुट्टियाँ बिताने यहाँ पे जाते हैं। एक बिहार जलप्रपात है, जो बिहार जलप्रपात है मेरे भाई टोंस नदी पर स्थित है। याद रखना, बिहार जलप्रपात पूछा गया था बिहार के दरोगा वाले में, तो बच्चे बिहार लगा के चले आए थे। बिहार जलप्रपात जो है कि टोंस नदी पर स्थित है, याद रखना, टोंस नदी पर स्थित है। तो याद रखना भाई, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम चलेंगे आपके जितने भी राष्ट्रीय उद्यान होंगे उसको हम ले लेंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। हम चीज़ों का भी प्रश्न लिखते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? हमने कल बताया था बच्चों, जरूर से आप वो वीडियो देखे होंगे तो जरूर बता देंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संबंधित है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से आप चाहो तो ऑप्शन नंबर 1 और ले लेते हैं, कई सारे ऑप्शन लेके आपको बता देते हैं। तो आप इसमें ऑप्शन डाल सकते हैं 86, 72, 73 जैसे डाल लो, इससे आप कंफ्यूज हो जाओ पूरा का पूरा, हम आपको कंफ्यूज कर देते हैं। 1986, 1973, 1980, 1927 और एक कोई और शाम ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर क्या ले लेते हैं? 1927, 1973, 1986 हो गया, 1974 ले लेते हैं, जो कि आप कन्फ्यूज जाओ 1973, 1974 में, 1974 में। तो ये चीज़ें आपको, ये चीज़ें देखने को मिलेगा। अब हम आपको सारे के सारे जितने भी संरक्षण है ना अधिनियम, वो मैं सब का सब याद करा देता हूँ, जितने भी एक्ट है। तो याद रखना, वन एक्ट जो आया था मेरे भाई, वन अधिनियम जिसे कहा जाता है, वन को बचाने के लिए आया था। वन एक्ट जो आया हुआ था, कब आया था आपसे पूछा जाता है बहुत बार, हमेशा आपको देखने को मिलता है। 1927 में आया था, जो यहाँ पर है। तो 1927 में वन एक्ट आया था, यानी कि वन अधिनियम आया था 1927 में। अगर आपसे पूछा जाता है वन्य जीव अधिनियम कब आया था भैया, वन्य जीव अधिनियम कब आया था, यानी वाइल्ड लाइफ, एक तरह से वाइल्ड लाइफ क्या कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ, एक तरह से क्या कहा जाता है भैया, WWF क्या कहता है, प्रोटेक्शन एक्ट ना। तो WLP करके आया था ना। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये कब आया था? तो लिखिएगा, वन्यजीव अधिनियम इसे कहते हैं, वन्यजीव अधिनियम कहते हैं। वन्यजीव अधिनियम ये कब आया था मेरे भाई, पूछा जाता है, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया हुआ था भारत में, मतलब कब पारित किया गया था? तो बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि वन्य जीव जिस प्रकार से वन की कटाई शुरू हो गई मेरे भाई ने, मानव ने इसका दोहन शुरू कर दिया, उसी प्रकार से वन्य जो प्राणियां थी, जीव जंतु थे, वो सब के सब गायब होने लगे, धीरे धीरे यहाँ वहाँ भटकने लगे। जब ये भटकेंगे, इनको खाना पीना मिलेगा नहीं, इनके घर बार उजाड़ दिया जाएगा, तो ये कहाँ जाएंगे? मरेंगे, मौत के घाटे उतरेंगे, इनकी संख्याएं कम होने लगी थी। तो अब धीरे धीरे भारत इस चीज़ को देख रहा है। देखिए अभी 600 के आसपास में आपके चीते मंगाए जाने हैं फिर से आपको दक्षिण अफ्रीका से, अभी नामीबिया से बहुत सारी चीती आई हैं, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो मतलब ये 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, 1972 में आए थे, बात भी याद रखें। 1927 में क्या आया था? वन एक्ट आया था, और 1972 में 1973 मेरे भाई, 1972 नहीं, 1973 में जो आया था आपका वन्य जीव अधिनियम आया था, यानी कि वन्य जीव, यानी कि जो वन्य के जीव हैं उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक्ट या अधिनियम पारित किया गया था। 72 नहीं भाई, 73 है, 72 नहीं, 73 आप लोग लिखेंगे, 72 नहीं भाई, 72 है क्या, बताओ जरा। हाँ भाई 72 है, 73 नहीं, 73 तो दूसरा चीज़ होता है ना, 72 भैया, इसको 72 कर लेना आप सभी, 72 कर लेना, ये 72 होगा, 73 नहीं होगा, तो मैंने इसी को देख कर लिख दिया था। 1927 जो होगा आपका, क्या होगा? 27 जो होगा आपका वन एक्ट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें जल प्रदूषण कब आया था, जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ था? जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बता दें कि जल प्रदूषण अधिनियम हो गया, और आपके आ गया वन संरक्षण अधिनियम हो गया। वन संरक्षण, इस बार वन एक्ट अलग है, वन संरक्षण अलग है। वन संरक्षण जो है मेरे भाई, यह जो पारित हुआ था ना, यह 1980 में पारित हुआ था, याद रखना। जल प्रदूषण अभी बताते हैं, पहले वन संरक्षण देख लेना। वन संरक्षण अधिनियम जो आया था मेरे भाई ना, ये 1980 में आया था। अच्छा, जल प्रदूषण कब आया था? जल यानी कि मृदा के प्रदूषण, मृदा में जो खाद्य पदार्थ आप मिला देते हैं अलग से, उसकी उर्वरक क्षमता जो है रद्द हो जाता है, उसको रोकने के लिए सरकार ने एक पहल निकाला था, इसका नाम है जल संरक्षण, और मृदा संरक्षण अलग है। तो जल संरक्षण 1974 में आया था। जल संरक्षण कब आया था? 1974 में आया था, जिसमें कि इसको लेकर बहुत सारी नदियों को भी साफ सुथरा है ना किया गया, बहुत सारी चीज़ें फैक्ट के रूप में हमको देखने को मिल जाती हैं। एक भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे बहुत बार पूछ लिया गया, अभी तक मैंने नहीं बताया, पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986, जो यहाँ पे लिखा है पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम मेरे भैया कब आया था? 1986 में आया था। 1972 में क्या आया था मेरे भाई? तो आप बता देंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। अच्छा, 1980 में क्या आया था मेरे भाई? तो बता देंगे वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। 1927 में क्या आया था मेरे भाई? 1927 में बता देंगे वन एक्ट आया था। इसके बाद मैं बता देता हूँ 1974 में क्या आया था। 1974 में बताना जरा, 1974 में कुछ आया था? अभी तो कुछ नहीं भैया। 1980 में आया था वन संरक्षण, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको सामने देखने को मिली। 1974 में आया था जल प्रदूषण अधिनियम, ये चीज़ें थी। आप इसको छापिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें इसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे, जिसमें कि आपको सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान हम याद कराने वाले हैं। फटाफट इसको छाप लीजिए। देखिए भाई, इसमें पूछा गया, इस प्रश्न में आपको सामने दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में स्थित है मेरे भाई? तो याद रखना, ये जो सारे के सारे जितने प्रश्न हम आपको बता रहे हैं मेरे भाई ना, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं, एजीटी जाने वाले हैं, आपके सुपर टेट के लिए भी फायदा करने वाला है, आपके यूपी टेट के लिए भी फायदा करने वाला है। तो इस प्रकार से आप इसको रट जाओ ना, लिख जाओ इतनी बार की सारी चीज़ें याद हो जाएँ। इसमें से मैक्सिमम बच्चों को आ भी रहा होगा, इतने ही नहीं हैं, बहुत सारे हैं। अभी मैं फिर से इसको लिखूंगा, आपको समझाता हुआ चलूंगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें इसी में से फंसने वाली हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में नहीं है? आपको बताना है इसमें से यूपी में कौन सा नहीं है, कौन सा स्थित है। चलिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, इसे कहा जाता था पहले हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क 1936 में इसका नाम, यह 1936 में बनाया गया था। यह भारत का कह लीजिए कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। आपको याद रखना है, जो आपका यहाँ पर कौन सा भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसका नाम पहले हैली नेशनल पार्क था, जो कि रामगंगा नदी पर नैनीताल में स्थित है। 1936 में यह बनाया गया था, और यह सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का। वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये बिहार में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है, आप याद रखेंगे। दाचिंगम नेशनल पार्क, दाचिंगम नेशनल पार्क मेरे भाई यह हमारे लद्दाख वाले, मतलब ये हमारे दाचिंगम है ना, तो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये यहाँ पर हंगुल पाया जाता है, हंगुल देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। ये जम्मू कश्मीर वाले राज्य में स्थित है भाई, याद रखना। नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है मेरे भाई। काजीरंगा जलप्रपात कह रहा हूँ। काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई, आपको असम में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, मतलब कि वन सिंग वाले, यहाँ पर कह लीजिए कि यहाँ पर हमारा डायनासोर नहीं भाई, है ना। यहाँ पर एक सिंग वाला आपका क्या देखने को मिल जाता है हमें, बताना जरा क्या देखने को मिल जाता है भाई एक सिंग वाला?
हम्म, नहीं भाई क्या लिख दिया है मैंने, सही है ना, काजीरंगा ही लिखा तो है भाई, थोड़ा सुधार लो, है ना। एक सिंग वाले गैंडे देखने को मिले, वन हॉर्स राइनोसोरस, मतलब हमको देखने को मिल जाते हैं भाई। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे ये चीज़ें, असम में देखने को मिल जाता है काजीरंगा। तो असम के भी बहुत सारे नए भी राष्ट्रीय उद्यान अभी मैं बताऊंगा आपको, बहुत सारे हैं भाई। देखिए रायमोना, रायमोना जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई, ये कहाँ पाया जाता है, रायमोना जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई, ये आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये नेशनल पार्क असम में ही देखने को मिल जाता है। रायमोना हो गया, और पटकोई, देहिंग पटकोई, देहिंग पटकोई जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई, ये कहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ये भी असम में ही देखने को मिल जाता है। रायमोना भी असम में देखने को मिल जाता है, काजीरंगा भी आपको असम में ही देखने को मिला है मेरे भाई, तो याद रखेंगे। इसी प्रकार से आपका देहिंग जो आपका पटकोई है, ये भी असम में ही देखने को मिले। ये दोनों नए नए राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोना हो गया और देहिंग हो गया, तो आप इसको याद रखेंगे। दुधवा नेशनल पार्क वही पूछा गया आपसे, यूपी में है भाई, तो भैया ये तो था झोल, इनमें से कुछ नहीं होगा आपका उत्तर इस प्रश्न का, ठीक है। इसके बाद काबू लमजाओ भैया, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मेघालय में देखने को मिल जाता है काबू लमजाओ। कहाँ पे, मेघालय में देखने को मिल जाता है। मेघालय में भी हमने बताया, इसके पहले वाले मेघालय में एक भैया फुमडी है, मतलब जहाँ पे यह राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पर फुमडी है, और इसे कहा जाता है झूलता हुआ झील या फिर झूलता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं उसको। ये फुमडी पर जब एक डांसिंग हिरन है, हिरन जो है एक फुमडी से दूसरे फुमडी पे कूदती है, छलांग लगाती है, तो ये फुमडी हिलने लगता है, तो इस वजह से कहा जाता है भैया ये डांसिंग हिरन या फिर डांसिंग झील है या फिर उद्यान है, ठीक है भाई। कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम पर, सिक्किम में पाया जाता है भैया, सिक्किम में पाया जाता है भैया, सिक्किम में ये हमको देखने को मिलता है भाई, याद रख लेना। इसके बाद भितरकनिका झील भैया, भितरकनिका में वर्ली कह लीजिए कि आपको यहाँ पर कछुओं का एक तरह से प्रजनन हमको देखने को मिल जाता है, हर साल देखने को मिल जाता है। भितरकनिका झील उड़ीसा में मिलता है, उड़ीसा में है मेरे भाई, तो याद रखना उड़ीसा में कौन सा झील है, भितरकनिका झील है। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, नोट डाउन करना है, नोट करिए, हम आगे इसको इरेज करते हैं भाई। साउथ बटन, इसके बाद लिख लेना साउथ बटन। साउथ बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमको कहाँ देखने को मिल जाता है, अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाता है। साउथ बटन, नॉर्थ बटन, ठीक है भाई, महात्मा गांधी के नाम से भी। तो ये सारी झील, मतलब ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से मिलेंगे हमको देखने को, और आपके जो नाथूराम गोडसे है उसके नाम से भी हमको देखने को मिल जाता है आपको अंडमान निकोबार में। तो इस प्रकार के जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं, हमारे अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाते हैं। तो साउथ बटन लिख लेना, ये हमारा अंडमान निकोबार में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, साउथ बटन। साउथ बटन, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पे देखने को मिल जाता है, अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाता है हमको। इसके बाद हम आ जाते हैं भैया साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमें केरल में देखने को मिल जाता है, याद रखना। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमें कहाँ पे देखने को मिल जाता है, साइलेंट वैली। अच्छा, फूलों की घाटी हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी हमको देखने को मिल जाता है उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है। और साइलेंट वैली हमें केरल में देखने को मिल जाता है भाई। केरल में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है साइलेंट वैली, वो केरल में हमको देखने को मिल जाता है। अच्छा बताना जरा, नागरहोल, नागरहोल हो गया, बांदीपुर हो गया, और आपका बनरघट्टा हो गया, एक तितली उद्यान हो गया, ये चारों के चारों लिखिए फटाफट। नागरहोल हो गया, नागरहोल हो गया, नागरहोल हो गया, बनरघट्टा हो गया, बनरघट्टा, बनरघट्टा हो गया। इसके बाद तितली उद्यान हो गया, तितली उद्यान हो गया, तितली उद्यान हो गया, तितली उद्यान हो गया। एक और आपका कौन सा बच रहा है, नागरहोल, बनरघट्टा, तितली उद्यान, एक आपका कौन सा बच रहा है, और बांदीपुर। बांदीपुर, ये सारे, ये चारों के चारों आप लिखेंगे बांदीपुर, बांदीपुर, बांदीपुर। ये सारे के सारे, मतलब ये चारों जो है कहाँ मिलते हैं, हमको देखने को मिल जाते हैं कर्नाटक राज्य में देखने को मिल जाते हैं, कर्नाटक राज्य में देखने को मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें नोट करिए। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे आ जाते हैं मृगवानी। मृगवानी जो नेशनल पार्क है हमें तेलंगाना में देखने को मिलता है, मृगवानी। मृगवानी नेशनल पार्क हमें कहाँ देखने को मिल जाता है, तेलंगाना में देखने को मिलता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। मृगवानी देखते ही वो लगा क्या जाते हैं कहाँ पर, गोवा में। तो गोवा में तो एक ही पाया जाता है जिसका नाम है वाल्मीकि। हाँ, वाल्मीकि कहाँ पाया जाता है, वाल्मीकि के लिए अभी हमने बताया था, इसके पहले ही जस्ट बताया था, वाल्मीकि बिहार में पाया जाता है, याद रखना भाई। वाल्मीकि गोवा में नहीं। अच्छा, गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, कौन बच्चा बताएगा, देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान याद कर लेना भाई, कान्हा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पाया जाता है एमपी में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, लगभग 8-9 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इस प्रकार से आगे चले तो गिर नेशनल पार्क जो है आपके गुजरात में पाया जाता है। अगर इस तरह आगे चले तो राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा, जैसे केवलादेव हो गया, मुकुंदर मुकुंदर हिल्स हो गया, इसके बाद रणथंभौर हो गया, है ना। हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में हो गया, हेमिस नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जिस प्रकार से साउथ बटन सबसे छोटा भारत का राष्ट्रीय उद्यान है, उसी प्रकार से जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क है मेरे भाई, यह कहाँ पर देखने को मिलता है, लद्दाख में हमको देखने को मिलता है, लद्दाख में देखने को मिलता है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर स्थित है, जो कि लद्दाख वाले रीजन में स्थित है, जो आपका नया यूटी बना था, ठीक है, बना है भाई। राजस्थान, राजस्थान में लिख लीजिएगा, केवलादेव हो गया, रणथंभौर हो गया, मुकुंदर मलाई हो गया, है ना, मुकुंदर, मुकुंदर
मुकुंदर हिल्स से बोला जाता है ना, मुकुंदर हिल्स के नाम से जाना जाता है, मुकुंदर हिल्स। रणथंभौर हो गया, रणथंभौर हो गया, रणथंभौर हो गया, मुकुंदर हिल्स हो गया। इसके बाद आपका केवलादेव हो गया, केवलादेव हो गया, केवलादेव। तो ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई, ये राजस्थान में मिलते हैं। कहाँ देखने को मिल जाते हैं? राजस्थान में देखने को हमें मिल जाता है। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके तैयार हो चुके होंगे, हमें पता है। अगर नहीं तैयार हुए हैं तो एक बार रिवाइज जरूर करना, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही तैयार हो जाएंगी जैसे हमने बताया है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसको आप नोट करेंगे, नोट करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी भाई। जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं उसी प्रकार से आपको भी लिखना है। देखना मेरे भाई, ये दोनों के दोनों प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा सिखाने वाले हैं। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, सच में अगर आप इसको बहुत अच्छे से सुनते हैं ना, बहुत ही आनंद आ जाएगा। ये प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम में, आगामी पूछे जाने के बहुत प्रबल चांस हैं। तो आपके तीसरी वीडियो है यह। इस तरह से हम 10-15 वीडियो लेकर आएंगे। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा आप टैलेंट हो जाओगे। आपको हर एक चीज़ इसी वीडियो से, इन्हीं सीरीज से देखने को मिलेगा, जो ये सीरीज चलाया गया है। जैव विविधता का जनक किसे कहते हैं भैया? जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है, कि सलीम अली को कहा जाता है, विल्सन को कहा जाता है, ग्राहम रोजन को कहा जाता है। जैव विविधता होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी इसे इंग्लिश में कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है मेरे भाई? बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि एक ही जगह, एक ऐसा जगह कि जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी हों, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुएं भी हैं। जो चींटी होती है, उस चींटी का मेरे भाई, उस चींटी का अगर कहें तो 12-15 मतलब कई सारे प्रजातियां आपको देखने को मिले। भाई कौन है? चींटी है कि चींटा है कि चींटी की दादी कौन है भाई? इस प्रकार के जैसे चींटी तो हमने कभी देखा नहीं भाई। तोते का अगर कहते, तोते का हजारों ना तो कम से कम 15-20 हमको प्रजातियां देखने, मतलब एक तरह से इस तरह से देखने को मिल जाए। किसी के पंख नए नए बिल्कुल लाल लाल हों, किसी के कुछ हों, मतलब इस प्रकार से देख रहे। पेड़ पौधों की जो जनजातियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। हमें तो समझ में नहीं आएगा ऐसा पेड़ पौधा हमने पहली बार कैसे देख लिया, कहाँ पे है, कहाँ पे, मतलब इस तरह की चीजें हम कभी देखे ही नहीं रहेंगे अगर प्रजातियों की बात कर लें तो। मतलब एक ऐसा स्थान पृथ्वी का जहाँ पर जीव जंतुओं की बहुत सारी वैरायटी हो। एक कौवा है तो कौवा का भैया बहुत सारे वैरायटी हो। इस प्रकार से जो सुअर हो तो सुअर जो देखते हैं, जंगली सुअर कुछ अलग सा दिखता है ना, उसके दांत लंबे लंबे बिल्कुल निकले होते हैं। इस प्रकार से तो पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की अगर प्रजातियां जहां पर हमको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है प्रजातियां, उससे कहा जाता है उस स्थान को जैव विविधता का क्षेत्र। और इसे सरकार बचाना चाहती है हमेशा। तो यह वाक्य सबसे पहले किसने दिया था? जो जैव विविधता वर्ड है, बायोडाइवर्सिटी वर्ड शब्द है, ये सबसे पहले देने वाला कौन था? तो ग्राहम रोजन, याद रखेंगे, ग्राहम रोजन। ग्राहम रोजन ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में, यानी कि जैव विविधता शब्द दिया था। शब्द देने वाले कौन थे भाई? जैव विविधता शब्द देने वाले सबसे पहले ग्राहम रोजन थे मेरे भाई। अगर कहा जाए आपको ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मतलब कि पहली बार प्रयोग किसने किया था विविधता का, सबसे पहले जैव विविधता का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो बताएंगे भैया, विल्सन नाम के साइंटिस्ट ने। विल्सन ने क्या किया था? इस पर प्रयोग किया था। जैव विविधता पर सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। इसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था, एक तरह से प्रैक्टिकल किया था। अच्छा, मेंडल जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेंडल मेरे भाई, तो मेंडल कौन है? मटर के पौधे पर प्रयोग करने वाला प्राणी भाई, वही प्राणी जो मटर के पौधे पर सबसे सस्ते में प्रयोग कर दिया भैया। इसे कहा जाता है अनुवांशिकी के नियम इन्होंने दिया था। इसे कहा जाता है अनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना, मेंडल मटर के पौधे पर प्रयोग करने वाले। मटर के पौधे में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो बता दें, नाइट्रोजन पाया जाता है ना, नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन के कारण ही हरा दिखता है। हरा तो क्लोरोफिल के कारण दिखता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन अधिकता में पाया जाता है। तो मेंडल मटर के पौधे पर अनुवांशिकता का पता लगाए थे। सिकता के पहले में सबसे पहले इसे कहा जाता है अनुवांशिकता के पिता के रूप में नहीं जाना जाता है मेंडल को। आप याद रखना, कई बार भाई यूपी टेट में पूछा है, पिछली बार वाला पेपर उठाएंगे तो उसमें ही पूछा हुआ था, अगर आपको याद हो। अच्छा, सलीम अली कौन था मेरे भाई? बता देना, पक्षी वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं सलीम अली, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है भाई। पक्षी वैज्ञानिक के नाम से, मतलब के रूप में ये फेमस है, सलीम अली। तो याद रखेंगे भैया, ये पूरे के पूरे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं। यहाँ से कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। अब आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, क्या है? निम्न में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण का इन सीटू यानी स्वस्थानी और नहीं है, यह पूछा गया। तो हम इस पे नजर नहीं जाता है मेरा ऑप्शन पे, हम सीधे आ जाते हैं इन सीटू एक्स सीटू। पहले समझा देते हैं आपको, इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है। एक्स सीटू भाई देखना जरा, इन सीटू का मतलब होता है स्वस्थाने, और यह उसका प्रस्थान है।
मतलब कि एक ऐसा जगह जहां पर अगर मैं कह दूं कि जैसे कि किसी जीव जंतु को वहां रहना बिल्कुल मतलब खतरे से खाली है ही नहीं, तो उसको भी बचाया जाना चाहिए भारत सरकार द्वारा, फिर किसी भी देश द्वारा जिस देश में वो जीव जंतु है जिसकी अहमियत होती है, जो कि एक साइकिल चलाता है, क्योंकि फूड चेन बनाने के लिए हमें इस संसार में पेड़ पौधे की भी उतनी ही जरूरत है जितना एक शेर की जरूरत है। तो फूड चेन बरकरार रहेगा और जैव विविधता या प्राणी या पृथ्वी कभी नष्ट नहीं होगा। अगर इन चैन को बिगाड़ दिया गया, ये फूड चैन को अगर बिगड़ गया जहां पर, तहां पे संतुलन खत्म। अगर मैं कह लूं, अगर देखा जाए जो टिड्डे होते हैं भाई, जो ग्रासहॉपर होते हैं, अगर उनकी संख्या की जगह जितना उनकी संख्या, अगर मैं शेरों की चीतों की संख्या उतनी कर देता हूं भाई, तो बताओ इस संसार में कोई और जीव जंतु रहेगा? वो खा जाएंगे सबको। लेकिन यह एक क्रम बनाया है, प्रकृति का क्रम है, यह फूड चैन है मेरे भाई। जो सबसे नीचे रहेगा ना वो सबसे ज्यादा रहेगा। जिसको जो घास फास आप देखते हैं हर जगह, आपके घर में कहीं कोने अतरे में देखते हैं जो पुराना घर है वहां पे घास पनप जाता है, लेकिन वहां पे चीता नहीं आ पाता मेरे भाई। तो याद रखना, यानी कि इस जगत में जो देखें ना, सबसे नीचे शाकाहारी की संख्या ज्यादा है, उसके ऊपर धीरे धीरे मांसाहारी की संख्या है। मांसाहारी में सबसे ऊपर शेर है, अगर देखें तृतीय उपभोक्ता, तो उसकी संख्या सबसे कम है मेरे भाई। तो वही चीज अगर मैं कह दूं ना, जिसको खतरा हो जाता है हमारे वायुमंडल में, हमारे पर्यावरण में, जिसको मानव से या फिर किसी अन्य प्राणी से या फिर उस जगह में खतरा रहता है, तो उसे उठाकर संरक्षण के लिए किसी दूसरे जगह भेजा जाता है ना। तो उसे कहते हैं एक्स-सिटू, मतलब कि वह अपने स्थान को छोड़कर दूसरे जगह संरक्षण उसका किया गया, उसे कहा जाता है एक्स-सिटू। और इन-सिटू का मतलब होता है कि स्वस्थानी। स्वस्थानी का मतलब किसी भी जीव प्राणी को उसके स्थान पर ही, उसके पिता के द्वारा दिया गया उसके स्थान पर ही संरक्षित कर देना, है ना, उसके वंश के द्वारा दिया गया स्थान पर संरक्षित कर देना, उसे कहा जाता है कि भैया इन-सिटू, यानी कि स्वस्थानी। समझ गए दोनों के बारे में? तो ये चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। जैवमंडल को आरक्षित क्षेत्र में बहुत ज्यादा हम देखेंगे, जैवमंडल का आरक्षित क्षेत्र के रूप में एनसीटू हो गया, उसी जगह को जैवमंडल का आरक्षित क्षेत्र घोषित कर देते हैं भैया। या राष्ट्रीय पार्क हो गया, है ना, अभ्यारण्य हो गया, या इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आ जाते हैं। राष्ट्रीय पार्क हो गया, है ना, अभ्यारण्य हो गया, या इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना। अच्छा, पृथ्वी के फेफड़े के रूप में सबसे ज्यादा किसे, मतलब कि सबसे बड़ा पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो बताएंगे अमेजॉन। जो अमेजॉन का जंगल है मेरे भाई ना, अमेजॉन का जंगल है, यहाँ से कहा जाता है भैया पृथ्वी का फेफड़ा है, जो कि सबसे बड़ा जंगल है। अमेजॉन नदी पाई जाती है, जो कि एक तरह से कहा जाता है भैया, इसमें अगर जल की दृष्टि से देखें तो ये सबसे बड़ा अपवाह नदी है, मतलब कि जल को रखने वाला सबसे बड़ा यही नदी है। लेकिन अगर इस तरह लंबाई के दृष्टि से देखें तो नील नदी, जो कि आपका मतलब साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका में बहता है, ये कह लो, तो वहाँ पे जो जाके भूमध्य सागर में अपना जल गिराता है, नील नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 6,698 के आसपास, 95 ऐसे कुछ है किलोमीटर में है। तो कहते हैं 6,600 प्लस में ही है, लेकिन याद रखना। इसी प्रकार से अमेजन जो है नदी भाई, अमेजन नदी में पानी की संख्या यह भी 6,200 प्लस है, इसका भी लंबाई है ना, जो कि दक्षिण अमेरिका की नदी है। और दक्षिण अमेरिका के ब्राजील वाले शहर में अमेजन जंगल पाया जाता है, पूरा का पूरा कह लीजिए। तो यह पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है भाई, याद रखना, पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में अमेजन के वर्षा वन को भी जानते हैं, या फिर अमेजन के जंगल में पाए जाने वाले वर्षा वनों को जानते हैं। ठीक है भाई, है ना, अमेजन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भाई। पृथ्वी का सर्वाधिक, यानी पृथ्वी का सबसे अधिक जैव विविधता वाला जगह कौन सा है? तो बता देना भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री लाइन है भाई मेरा ना, जो कि अफ्रीका से भी होकर जाता है, साउथ अमेरिका से भी होकर जाता है, हमारे एशिया से भी होकर जाता है। तो यह जो भूमध्य सागर, इसे भूमध्य क्या कहते हैं, भूमध्य लाइन, भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर इक्वेटर लाइन कहते हैं। इक्वेटर लाइन वाले के आसपास जितने हमारे देश स्थित हैं, वह जैव विविधता के दृष्टि से सबसे अधिक जाने जाते हैं, वहाँ पर जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और पृथ्वी का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र ये भूमध्य रेखा वाला है, याद रखना। पृथ्वी का सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो अमेजन के जंगल के आसपास में पाया जाता है, यह चीज़ याद रखना, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र पाया जाता है। भारत का सबसे अधिक जैव विविधता वाला केंद्र कौन सा भैया? बता देना, पश्चिमी घाटी। भारत का अगर मैं नक्शा बना दूं इस प्रकार से, तो भारत का पश्चिमी घाटी भैया जैव विविधता के दृष्टि से सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा विस्तृत है, सबसे ज़्यादा इस यहाँ पर जैव विविधता पाया जाता है। तो इतनी बातें याद रखना, आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको मेहनत पसंद आता है, जरूर अपने भाइयों को बताइए। और आपके लिए प्लेलिस्ट सजा दिया गया है, उसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, यूपी टेट के हर एक सब्जेक्ट के। आइए प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज़ मिलेगा, या फिर इस वीडियो के डिस्कशन में जाइएगा, मैथ पूरा भरपूर है। मैं एक बार फिर से ईवीएस कराऊंगा, लेकिन 10-15 वीडियो ऐसे ही मैं करा दूँ, जिस प्रकार से मैथ का हमने 10-15 वीडियो ऐसा करा दिया, जो कि प्रीवियस जितने पेपर थे सबका मैंने करा दिया। कम से कम 15-16 लेक्चर हुए हैं उसके भी, उसका अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है प्रीवियस ईयर पेपर डाल के। और जो एक बेसिक चल रहा है डेली, मतलब कभी एक रैंडमली आ रहा है, कभी ईवीएस आ रहा है, कभी हिंदी आ रहा है, क्योंकि भी आपकी संख्या ज़्यादा नहीं कि सारे क्लासेस को एक साथ चलाए जा सके। भाई अकेला इंसान हूँ, बहुत सारी चीज़ करने होते हैं, कितना किया जाए सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आप बस डेली पे डेली देखते रहिए, जिससे हमें मनोबल हमारा गिरे ना। वैसे भी
क्या ही गिर सकता है मनोबल जब अंतरात्मा ही संतुष्ट ना हो। मतलब मेहनत के लिए बिल्कुल जज्बे एकदम झोंक के रखे हुए हैं हम। आप लोग बस तैयार रहो और हम तो अगर एक बच्चा भी आएगा तभी पढ़ाएँगे, अगर कोई भी नहीं आएगा तब भी हम वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।